हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में हम करेंगे जो सीबीएसई की तरफ से प्रपोज जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि ये सीबीएसई की तरफ से ही ये क्वेश्चंस रिलीज़ किए गए हैं। तो जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। और ये क्यों करने ज़रूरी हैं, अगर इस बार का आप देखो तो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर जब रिलीज़ हुआ था तो उसमें ये था कि लगभग 50% जो पेपर है, मतलब आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का आएगा। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इससे ना सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि जो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी जो आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो हम सब्जेक्ट वाइज लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो आपके साइंस के 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड अगर किया जाए तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स 3 पोर्शन में अगर आपका डिवाइडेड है तो हम इसकी टोटल 3 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें एक में पूरे सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, एक में बायो के और एक में फिजिक्स के। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, जिसमें आपके मुख्यतः 4 चैप्टर हैं, जो आपके पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसके जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं और जो सीबीएसई ने रिलीज़ किए हैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर आपके रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है एसिड बेस एंड सॉल्ट से। ये फर्स्ट जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट से दिया गया पहला क्वेश्चन में कहा गया कि हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेवलप ब्लू और पिंक फ्लावर्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द सॉइल। कि जो हाइड्रेंजिया प्लांट है वो या तो ब्लू या पिंक फ्लावर डेवलप करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? एल्यूमिनियम जो सॉइल से मिलता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो एल्यूमिनियम ज़्यादा अवेलेबल होगा रूट्स को, जिससे ब्लू फ्लावर बनेगा। अगर सॉइल अल्कालाइन है तो अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीज होगा और पिंक कलर में रिजल्ट करेगा। तो अब आपको बताना है द ग्राफ इज बिलो द पीएच ऑफ द सॉइल एट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द फील्ड। तो पी, क्यू, आर, एस इन सब का पीएच दिया है। तो पी का अगर देखें तो आपको पता है पीएच, इसमें जो आपको नॉलेज पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आपकी जो 7 है वो तो पीएच न्यूट्रल होता है, 7 से कम जो भी है वो एसिडिक होता है। तो ये आपका एसिडिक है। अगर ये देखें तो ये लगभग 7 है तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। फिर ये 7 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा आपका बेसिक। ये भी, ये लगभग 8 के आसपास है तो स्लाइटली बेसिक है, तो बेसिक आप कह सकते हो इसको। अब इसमें देखें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच सेक्शन ऑफ द फील्ड ऑल द फ्लावर्स ऑन ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट्स डेफिनेटली ब्लू इन कलर, एंड विच सेक्शन विल ऑल द फ्लावर्स ऑन द ऑल द हाइड्रेंजिया प्लांट्स विल डेफिनेटली बी पिंक। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है ऑप्शन डब्लू, सेक्शन पी एंड क्यू ब्लू फ्लावर्स, सेक्शन आर एंड एस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से आप ग्राफ से इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद आप ऑप्शंस देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि इसमें कहा गया है कि सॉइल अगर एसिडिक है तो कैसा फ्लावर होगा? ब्लू फ्लावर होगा। और सॉइल अगर अल्कलाइन होगा तो पिंक फ्लावर होगा। तो एसिडिक है तो यहाँ पर आपका कौन सा फ्लावर होगा? ये आपका जो पी है यहाँ पे ब्लू फ्लावर होगा। और एसिडिक कौन सा है? और कोई एसिडिक नहीं है तो इसमें आपका ब्लू फ्लावर होगा। और जो पिंक फ्लावर होगा जो इसमें और इसमें, इन दोनों में आपका पिंक फ्लावर होगा। ओके, ये 2 चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो, अब क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो ब्लू फ्लावर्स पी एंड क्यू सेक्शन, तो क्यू तो ब्लू नहीं होगा तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही हट गया। एक्स जो है उसमें कहा गया सेक्शन आर एंड एस ब्लू फ्लावर्स, ये तो वैसे ही आपका कट गया। फिर सेक्शन पी, क्यू एंड एस, ये भी आपका कट गया ऑप्शन। जेड है सेक्शन पी ब्लू फ्लावर्स, ये सही है। सेक्शन आर जो है वो आपका पिंक फ्लावर, तो ये भी सही है। सेक्शन आर आपका पिंक फ्लावर शो कर रहा है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जेड। तो अब देखो, अब इसमें देख रहे हो आप क्वेश्चन इस तरह से, पहले आपको ग्राफ से ये सॉल्व करना है, फिर इससे आपको ऑप्शन सॉल्व करने हैं। ये है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत
1 नंबर का क्वेश्चन है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज का इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। तो इससे हमको पता चला कि Z ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। तो अब ABCD में Z किस में है? D। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो वो 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको इतना ज़्यादा नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तो देख रहे हो, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आप बहुत गलत करके आ जाओगे। तो ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं होता है, आपको बस थोड़ा यहाँ अपना जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है, तो अब ईजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर। जो लाइम वाटर आपको पता है क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इससे अगर हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें तो व्हाट विल बी द पीएच ऑफ लाइम वाटर चेंज। अब आपको ये पता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिलीज़ करते हैं तो ये COH2 क्या है? एक आपका बेस है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तो pH बिल्कुल चेंज होगा। इफ़ येस हाउ, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखना है, इसका रिएक्शंस के थ्रू हम देख लेते हैं। इसमें 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, जो लाइम वाटर है वो होता है आपका CaOH2, इसके साथ अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करते हो तो ये बन जाता है CaCO3 और प्लस H2O। तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। पर अगर एक्सेस में CO2 और इसको मिल जाता है तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3। तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये CaHCO3 ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें आप क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल द pH ऑफ लाइम वाटर चेंज। तो बिल्कुल चेंज होगा। और कैसे होगा? पहले लाइम वाटर जो था COH2 ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो इसका जो pH है वो ज़्यादा था। लेकिन अब जो ये सॉल्ट बना है वो सॉल्ट ये बेसिक नेचर का ही है, बट इसका जो सॉल्ट है तो इसका pH अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास ही रहेगा। तो इसलिए इसमें pH में क्या हो जाएगा? pH विल डिक्रीज़। तो pH विल डिक्रीज़, और रीज़न आपका ये है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेस है। तो जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये सॉल्ट बनेगा। बट ये सॉल्ट कैसा बनेगा? हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्यों बनेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और ये भी एक बेसिक सॉल्ट होता है। तो इससे आपको बताना है, बैलेंस इक्वेशन आप इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट है, तनु टेक्स 500 ml मिल्क इन ईच 2 bowls P and Q। तो P और Q 2 बाउल्स में 2 कटोरियाँ ली, उसमें 500 ml मिल्क लिया। सी ऐड कर्ड टू बोथ द बाउल एंड बेकिंग सोडा ओनली टू बाउल Q एज शोन अबव। कि दोनों में उसने कर्ड मिलाया और एक में उसने बाउल Q में जो है वो उसने मिला दिया बेकिंग सोडा। अब ए ऑप्शन में कहा गया है कि बाउल P 500 ml मिल्क प्लस 1 टीस्पून कर्ड, और बी में 500 ml मिल्क प्लस 1 टीस्पून कर्ड और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब आपको कहा गया है कि विच बाउल विल द मिल्क फॉर्म इनटू कर्ड फास्टर। अब आपको पता है जब भी हम मिल्क से कर्ड बनाएंगे, जो आपका कर्ड बनता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एसिड बन रहा है, क्योंकि कर्ड में क्या होता है आपका? लैक्टिक एसिड। तो एसिड बनाना है हमें, तो कौन जल्दी एसिड बना पाएगा? तो अगर हम यहाँ देखें, इस केस में जो बेकिंग सोडा है वो क्या है? आपका बेस है, और ये जो हमने सप्लाई किया है ये एसिड है। तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा कर्डलिंग होने में, क्योंकि ये उसको एसिडिक होने से बचाएगा, क्योंकि ये एक बेस है। इसीलिए बहुत बार जो दूध वगैरह जो देते हैं आपके गाय वगैरह के, उसमें थोड़ी देर ज़्यादा देर सेल्फ लाइफ बढ़ सके पूरे दिन में, तो उसमें बेकिंग सोडा मिला के रख देते हैं ताकि जल्दी से वो ख़राब ना हो, क्योंकि ये बेस होता है और मिल्क के साथ एसिड बनने से प्रिवेंट करता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा जल्दी फास्टर कर्ड होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो ज़्यादा कर्डलिंग इसमें सबसे फास्ट होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई भी बेसिक एजेंट नहीं है। यहाँ एक बेस है जो कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको करेगा, और ये एसिडिक रिएक्शन नहीं होने देगा। एसिड का फॉर्मेशन जो है मिल्क से कर्ड
जल्दी इसमें नहीं बनने देगा। इस केस में जो ए ऑप्शन है इसमें जल्दी बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सॉल्यूशन P इज टेकन इनटू फ्लास्क एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। आपको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आते ही पता चलना चाहिए कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, बेस के साथ पिंक कलर और एसिड के साथ कलरलेस। ये आपको पता होना चाहिए, इसी नॉलेज का यहाँ इस्तेमाल होगा। तो अगर आप देखो आगे क्या कहा गया है कि इज़ एडेड टू इट, तो एक सॉल्यूशन है P और उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन का ऐड किया गया। द ग्राफ बिलो शोज हाउ द pH ऑफ द मिक्सचर चेंज एज अ सॉल्यूशन Q इज़ एडेड ड्रॉप वाइज टू द फ्लास्क विद स्टेरिंग। तो अब इसमें आपका एक सॉल्यूशन लिया गया है, इसमें पहले X ऐड किया है और अभी क्या है वो एसिड है। फिर धीरे धीरे ड्रॉप वाइज इसमें ऐड किया जा रहा है क्या, जो Y। तो Y क्या है आपका बेस है, इसलिए इसका pH इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो Y आपका बेस है और तो इससे आपको पता चलता है जो Y है वो आपका बेस है और X जो है वो एक एसिडिक कंपाउंड है। अब अगर देखें, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ P एंड Q। अच्छा, ये P और Q है, यहाँ पर XY नहीं है, P और Q ही आप ग्राफ में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। तो ये आपका Q है और नीचे वाला P है। तो P जो है वो एसिड है और Q जो है आपका वो क्या है, बेस। तो नेचर हमको यहाँ से पता चल जाता है। अगला है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द फ्लास्क बी एट पॉइंट X और Y। तो X में अगर एसिडिक है तो इसमें कलर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका कलरलेस। और जब Y पे जाएगा या Q पे जाएगा, ये आपका P पॉइंट है, P पॉइंट पे होगा कलरलेस, या X पॉइंट पे होगा आपका कलरलेस और Y पॉइंट पे क्या होगा, क्योंकि ये बेस है तो बेस फिनोफ्थलीन के साथ कौन सा कलर देता है, पिंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है पिंक। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्लास्क। तो किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, तो अगर आप देखो सबसे पहले धीरे धीरे क्या हो रहा है, एसिड से क्या बन रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, न्यूट्रल के बाद फिर बेस बन रहा है। तो एसिड से न्यूट्रल होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, अदिति एड्स 1 मोल ऑफ डाइल्यूट HCl टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका HCl है और ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है आपका Na2CO3। अब राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपको सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है और ये एसिड है। जब इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट, और वो क्या होगा, तो आपको पता है इसका रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जब भी आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को जब आप रिएक्ट कराते हो HCl के साथ, तब क्या बन जाता है, तब आपका बन जाता है NaHCO3 प्लस NaCl। तो ये दोनों बनता है। इसको बैलेंस अगर करें हम, देखो तो आपका Na जो है वो 1 और 1 2 है, कार्बन CO3 HCl, हाँ, तो पूरी तरह से ये बैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रोडक्शन में भी। अब इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया, व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंज व्हेन डिप्ड इन दिस मिक्सचर। तो आपको पता है रेड लिटमस जो है वो क्या करेगा, क्योंकि ये NaHCO3 ये क्या है आपका, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, और ब्लू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th नंबर, द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैसेस इन द एयर इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। की जो एसिडिक गैसेस हैं वो क्या करते हैं, कोरोजन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो भी इंक्रीज़ हो जाता है रेट ऑफ कोरोजन। मतलब जो कोरोजन है वो टेम्परेचर और एसिड दोनों को प्रेजेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब 4 कंडीशन दी गई है। कंडीशन 1 है कि टेम्परेचर 20 डिग्री है, pH वैल्यू 7 है, तो ये तो आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, ये आपका न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल pH है। अब इस केस में टेम्परेचर 20 डिग्री और pH वैल्यू एसिड 6, 30 और 6। तो आपको पता है 20 से ज़्यादा 30 है तो 1 से ज़्यादा कोरोजन किस में होगा, 2 में होगा, क्योंकि अगर pH सेम है, एसिड है, तो टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उस पर जल्दी कोरोजन होगा, क्योंकि
ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोरोजन का रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइप ये टेम्परेचर सेम है बट ये पीएच इसका एसिड ना होकर ये न्यूट्रल हो गया है, तो एसिडिक कंडीशन में ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट सूटेबल कंडीशन हो गया इसका सेकंड। अब इसमें ग्राफ अगर देखो, इसमें ग्राफ दिया हुआ है आपका PQRS, 4 ग्राफ बनाए गए हैं। आपको कहा गया है जो सेकंड नंबर कंडीशन है वो किसको शो कर रहा है, तो सेकंड नंबर कंडीशन में जो एसिड बनने की प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा, ये कोरोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा शो हो रही है। तो सबसे ज़्यादा किस में शो हो रही है, ये पी में जो क्या है, कम टाइम में कोरोजन ज़्यादा हो रहा है, मतलब रेट इसमें फास्टर है, तो पी में रेट सबसे फास्टर है। तो पी को कौन शो, कंडीशन 2 किसको शो कर रहा है, पी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। तो एक बार देखो आप क्वेश्चंस किस तरीके से डायरेक्ट ना पूछ के आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आप जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल उस पर आप मैसेज कर देना, वहाँ भी आपको मैं भेज दूंगा। जो दोनों चैनल का नाम, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का और यूट्यूब तीनों का नाम साइंस जीवी है, आपको मिल जाएगा इजीली। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड्स। अब इसमें से जो अधिकतर क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 2 और 3 मार्क्स के हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम। इसमें 7th क्वेश्चन में कहा गया है कि कंबशन एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एक्स, कि कंपाउंड एक्स है, जब उसका कंबशन एनालिसिस किया गया तो इट रिवील्ड द रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट इन मॉलिक्यूल टू बी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:6:2 आया है। और कंपाउंड जो है वो अंडरगो एस्टरिफिकेशन टू यील्ड एन एस्टर एंड वाटर। तो अब कंबशन एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एक्स रिवील्स द रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल टू बी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये होना चाहिए, तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका रेशियो ये है। और आपको पता है कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक। अब एस्टरिफिकेशन अगर कोई प्रोसेस में गया है तो एस्टरिफिकेशन में आपको पता है कि एस्टरिफिकेशन में किस किस की ज़रूरत होती है। तो एस्टरिफिकेशन में एक आपको अल्कोहल और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़रूरत होती है, और दोनों में से 2 ऑक्सीजन किस में होते हैं, तो आपको पता है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH, 2 ऑक्सीजन इसमें होता है, तो ये कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो अगर इसमें से ये हटा दो तो क्या बचा, 2 ऑक्सीजन हट गए, एक कार्बन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो क्या बचा C2H5। तो ये हो जाएगा C2H5COH। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड X, फार्मूला इसका ये हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा C2H5COH। 3 कार्बन हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ कंपाउंड एक्स। अब इसका कंबशन अगर करेंगे C2H5COOH, कंबशन जब करेंगे, कंबशन का मतलब होता है कि जब इसको हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो क्योंकि ये एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो जब भी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है प्लस एनर्जी। किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम करते हैं तो यही रिलीज़ होता है। अब इसको अगर हम बैलेंस करें, यहाँ है आपका C2H5, यहाँ आप 2 लगा दो, तो ये 3 लगाओगे ना, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन अगर आप देखो तो यहाँ कितने हैं, 3 2 जा 6। अच्छा, हाइड्रोजन अगर आप देखो 5 और 1 6 है यहाँ पे, यहाँ आप 3 लगा दो। तो अब अगर देखो, और तो यहाँ कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन अगर आप देखो यहाँ कितने हैं, 3 2 जा 6, यहाँ कितने हैं, 3 2 जा 6 और 3 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका 2, और यहाँ आपका 2, और यहाँ आपका बचा कितना, 2 यहाँ हो गया, तो बचा कितना 7। तो 7 के लिए आप क्या कर सकते हो,
यहाँ 2 है तो 7/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7/2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो है आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको अगर आप यहाँ ये 2 इधर और इधर कर देते हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 7 और 2, यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ भी हो जाएगा आपका 6। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जो एक अलग से है उसको आप फ्रैक्शन में भी करके और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके भी बैलेंस कर सकते हो ऐसे रिएक्शंस को। तो ये रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन आर हाईली एक्सोथर्मिक process. Compare the amount of heat energy released on the combustion of methane and propane. Which compound yield more energy per mole on combustion? Justify your answer. Write the balanced chemical equation for complete combustion of propane and methane. तो अब इसमें कहा गया है कि बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ कार्बन एंड विथ हाइड्रोजन आर हाईली एक्सोथर्मिक एंड कंपेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो अब इसमें सिंपल है आपका कि मीथेन और प्रोपेन में जो नंबर ऑफ कार्बन्स है, प्रोपेन में ज़्यादा है मीथेन में कम है, तो जितना ज़्यादा कार्बन होगा बर्न करने के बाद वो एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा देगा। तो अगर हम इसका रिएक्शंस देखें, मीथेन के साथ पहले रिएक्शन देखते हैं। मीथेन होता है आपका CH4 और CH4 के साथ अगर आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये तो होता ही है। और अब बैलेंस अगर आप करते हो तो कार्बन ऑक्साइड, यहाँ आपका कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अगर आप यहाँ 2 लगाते हो तो ये हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, और ये यहाँ ऑक्सीजन 2 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया मीथेन का। अगर आप प्रोपेन का करते हो तो प्रोपेन का अगर आप इसमें देखो तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन हुआ और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस वजह से, क्योंकि एक ही कार्बन का कंबशन करना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। अगर आप प्रोपेन का देखोगे, प्रोपेन होता है आपका C3H8, यहाँ 3 कार्बन है। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे O2 के साथ तो यहाँ भी आपका बैलेंस करने के लिए CO2 और H2O करो, और जब इसका रिएक्शन लिखोगे आप तो अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन देखो कितना है 8, यहाँ पे आपका 2 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन देखो यहाँ है आपका 4 और 3 2 जा 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ आ जाए आपका 5। तो ये आपका हो गया, तो 5O2 3CO2 और 4H2O। तो इस केस में आपका ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी बना है और ज़्यादा ऑक्सीजन का भी यूज़ हुआ है, तो एनर्जी भी इस केस में ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो ये बैलेंस्ड कंबस्शन हमने प्रोपेन और मीथेन का कर लिया। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में कहा गया है 1 मोल ऑफ एन एल्केन P, एक एल्केन है P, इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 14 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्सेस ऑक्सीजन में इसको बर्न किया गया है तो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 14 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज़ हुए हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस वाटर कितना है H2O है आपका 14। अब ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे आपका अगर देखो ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला अगर हम एल्केन यूज़ करते हैं तो 6 कार्बन वाला एल्केन होता है आपका हेक्सेन। तो C6H14 अगर आप यूज़ करते हो तो अगर बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे है आपका 6, ऑक्सीजन यहाँ है आपका 14 और 6 2 जा 12, तो 14 और 12 ऑक्सीजन हो गए आपके 26, तो ये आपका यहाँ 13 आ जाएगा। तो अब ये बैलेंस हो गया। तो अब आपसे पूछा गया है केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला यही है आपका C6H14 और केमिकल नेम है उसका क्या हो जाएगा हेक्सेन, तो इसका नाम है हेक्सेन। नेक्स्ट है विल दिस कंपाउंड प्रोड्यूस अ क्लियर और सूटी फ्लेम। तो आपको पता है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये क्लियर फ्लेम, ब्लू क्लियर फ्लेम देगा क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सूटी कब देगा अगर अनसैचुरेटेड हो या क्या नाम है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो।
अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी लिमिटेड सप्लाई में हो तो भी वो सूटी फ्लेम देता है, लेकिन यहाँ पे सैचुरेटेड भी है और एक्सेस सप्लाई भी है। एक तो ये सैचुरेटेड है, एल्केन है, और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हमेशा क्लियर ब्लू फ्लेम देगा। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। थर्ड है आपका केमिकल रिएक्शंस से। तो अभी तक जो टोटल 9 क्वेश्चंस किए हैं वो अगर आप देखो तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आ गए तो आप पहली बार गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ अ जेलेटिन इमल्शन विथ सिल्वर हेलाइड ग्रेन्स लेयर्ड इनटू अ फिल्म बेस। तो यहाँ एक चीज़ वर्ड ध्यान रखना, सिल्वर हेलाइड। द हेलाइड्स दैट आर यूज्ड आर सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। द फोटोग्राफिक फिल्म इज यूजुअली स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट। ओके, नाउ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द पॉसिबल। तो आपको पता है यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है फोटोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है लाइट से बचाने के लिए, तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा है, जो आपका AgX है, सिल्वर हेलाइड। जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, Ag प्लस जो आपका X2 है ये बन जाता है। X का मतलब हेलोजन, तो ये आपका 2AgX और यहाँ पे 2 आ जाता है। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है और इसी का इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तृप्ति मिक्स्ड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन 5 ग्राम ऑफ केक मिक्सचर। की तृप्ति जो है केक बनाने के लिए उसने 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा को 5 ग्राम केक मिक्सचर में ऐड किया और 5 मिनट उसने रखा। गीता ने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर 500 ग्राम सेम केक मिक्सचर में रखा और उसको 5 मिनट के लिए रखा और फिर दोनों ने एक साथ बेक किया सेम ओवन में। तो किसका केक ज़्यादा हायर होगा और क्यों? तो सिंपल है, जिसने ज़्यादा देर रखा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण जो केक है वो ज़्यादा फ्लफ़ी किसका होगा, जो सेकंड है गीता का। तो ऐसा ही आप एग्ज़ाम में करके आओगे और ये गलत हो जाएगा। तो अब इसमें देखो गलती कहाँ थी। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है, ये अगर देखो यहाँ पे है आपका बेकिंग सोडा और यहाँ है आपका बेकिंग पाउडर। मैंने जानबूझ के पहले गलत किया कि आपका ध्यान यहाँ पे आए। तो तृप्ति जो है उसने बेकिंग सोडा ऐड किया है, गीता ने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो आपको पता है बेकिंग सोडा जो है वो प्योर बेस है और जो बेकिंग पाउडर है उसमें आपका जो बेस के साथ साथ टार्टरिक एसिड भी ऐड होता है। तो इस वजह से मोर बेसिक कौन सा होगा आपका, ये वाला, और इस वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होगा और ये ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा तृप्ति। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स, जो बेकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, इसमें ज़्यादा बाइकार्बोनेट्स के कार्बोनेट्स ज़्यादा हैं इसमें और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ होगी और फ्लफ़ी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया होगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप भी। अगला है वाइल कुकिंग इन एल्यूमिनियम वेसल सुदेशना बर्न सम फूड। जो एल्युमिनियम वेसल में कुक करते टाइम सुदेशना ने कुछ फूड को जला दिया। टिल ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज कंप्लीटली चार्ड एंड ब्लैक रेसिड्यू। He just left the blackened vessel heating on the stove. After an hour, she found that vessel was completely clean with no trace of any blackness. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो क्या कहा गया है कि जब एल्युमिनियम वेसल में खाना बना रही है सुदेशना, तो खाना थोड़ा सा जल गया तो उसने सारा खाना को निकाल लिया और जो नीचे काले कलर का जला हुआ रह गया था उसको छोड़ दिया और फिर उसने गैस पे रख ही दिया स्टोव पे। और कुछ देर बाद उसने देखा कि वो जो काला था वो भी गर्म होके बाहर निकल गया और बिल्कुल कोई भी ब्लैकनेस नहीं है। तो इसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हुए होंगे, जो अब आपको पता है जो नीचे ब्लैक कलर का पूरा जम जाता है वो क्या होता है आपका कार्बन। और कार्बन जो है जब उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया, कौन से गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो गैस में कन्वर्ट होने के कारण वो ब्लैकनेस ख़त्म हो गई। अब रिएक्शंस इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम इस बर्न कर रहे हैं तो बर्निंग का मतलब हो गया आपका कंबशन, ठीक है। कंबशन के अलावा
उसमें कंबशन में एक प्रोसेस होता है आपका, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पर, तो कंबशन भी हो रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और दो रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक तरह से आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो तीनों तरह के रिएक्शंस इसमें है, तो ये बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है। तो ये एक कंबशन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है, तो ये इस तरह से आपको लिखना था। तो ये थे आपके 3 चैप्टर के। अब हम देखते हैं लास्ट जो एक चैप्टर बचा है हमारा। अब लास्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें भी आपका सबसे पहले एमसीक्यूज दिया हुआ है और बहुत इजी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है द मानव फाउंड एन अननोन सॉलिड सब्सटेंस, की एक अननोन, तो एक सॉलिड सब्सटेंस जो है रिवर बैंक पे मिला मानव को, और टू चेक इट्स नेचर ही कैरिड आउट सम टेस्ट ऑन द सब्सटेंस एंड रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल शोन बिलो। तो ये जो टेबल है उसमें उसने रिकॉर्ड किया कि अगर हीट किया उसने तो वो मेल्ट हो गया, डक्टिलिटी का टेस्ट किया तो उसको स्ट्रेच किया थिन स्ट्रैंड में, मेलिएबिलिटी का तो बीटन इनटू शीट्स, तो ये दोनों तो मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई आपकी, और ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं किया। तो अब अगर ये मेटल होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज़रूर करता, तो ये पूरी तरह से एक मेटल तो नहीं है, तो मेटल तो नहीं होगा। उसके बाद ग्लास भी नहीं होगा क्योंकि ये थिन स्ट्रैंड में स्ट्रेच किया जा सकता है। अब बचा आपका वैक्स और पॉलीमर, तो वैक्स को शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वैक्स भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमर। पॉलीमर में ये प्रॉपर्टी है जो कि थिन स्ट्रेच में भी कर सकते हैं, शीट्स में भी कर सकते हैं, मेल्ट भी हो जाता है हीट पे, बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखना, इट इज़ अ पॉलीमर। नेक्स्ट है तृप्ति हैज़ गिवन द फॉलोइंग रीजंस फॉर गोल्ड बीइंग द मोस्ट एबंडेंटली यूज्ड मेटल्स फॉर ज्वेलरी, कि गोल्ड का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्यों? इट हैज़ हाई डक्टिलिटी, high malleability, it shines more than other metals, it reacts quickly with oxygen to form protective layer of oxide, it does not react with water and oxygen at high temperature। आपको बताना which of the reasons given is or are incorrect, तो ये सही है, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये इनकरेक्ट है, तो इसका हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर 4। 50th क्वेश्चन है शीतल हैज 2 टेस्ट ट्यूब्स, one containing dilute HCl hydrochloric acid and other contain dilute H2SO4 but they are not labeled। तो उसमें एक में dilute HCl है, एक में H2SO4 है, बट वो लेबल नहीं किया हुआ है। Now adding which of the following test tube will help her to find out which test tube contain HCl and which contain sulfuric acid। अगर हम ब्लू लिटमस ऐड करेंगे तो HCl और H2SO4 में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोनों रेड कलर दे देगा, तो ये तो हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये आपका दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा आपका, ये बेसिक सॉल्ट है। जिंक मेटल, ये भी मेटल है, ये भी दोनों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हो सकता है आपको ये इसका आंसर ना पता हो, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर इसका हम आंसर निकालें तो यही आंसर होना चाहिए, और एक्चुअल में भी यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेरियम कार्बोनेट जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेगा आपका बेरियम सल्फेट, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा BaCl2। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में H2SO4 है और कौन से टेस्ट ट्यूब में HCl है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, 1 लेबल्ड असर्शन एंड रीज़न, ये तो पता ही है आपको, अगर करेक्ट चूज़ करना है आपको, कि एन एलॉय मे बी अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ये तो बिल्कुल सही है। एन एलॉय इज मेड बाय मेल्टिंग अ मेटल एंड देन डिजॉल्विंग अदर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू,
एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो मोस्टली जो एलॉयज़ हैं इसमें आप सोच सकते हो कि ये गलत भी हो सकता है, बट मोस्टली एलॉयज़ जो है वो मेटल और मेटल का ही होता है, बट कुछ एलॉय ऐसे भी है जिसमें मेटल और नॉन मेटल भी होता है। जैसे स्टील जो है वो आपका आयरन और कार्बन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इसमें दोनों सही है आपका, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन आर स्टोर्ड इन 3 क्लोज्ड कंटेनर्स, कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन के उनको 3 क्लोज कंटेनर पी, क्यू और आर में रखा गया, जिसमें ड्राई एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो पी में है आपका एयर, क्यू में है आपका ऑक्सीजन और इसमें है आपका नाइट्रोजन। अब विच ऑफ दिस कंटेनर द आयरन लाइकली टू रस्ट। अब अगर आप यहाँ देखो नाइट्रोजन वाला सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए तो थोड़ा सा ऑड वन आउट करने की कोशिश करोगे तो जल्दी होगा। नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता, वेरी लेस रिएक्टिव गैस है, तो जिसमें आर तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, तो ये आपका आर कट जाता है, ये वाला ऑप्शन हटा दो। अब उसके बाद रस्ट किस में होगा। अब आपको पता है रस्टिंग के लिए ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत है, वाटर की और ऑक्सीजन दोनों की ज़रूरत है रस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें ड्राई एयर है और इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ना ही तो पी में होगा और ना ही क्यू में होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इन नन ऑफ देम। अगला है 53, गौतम हैज़ टू कुरियर अ सैंपल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड पाउडर टू अ लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस, कि जो गौतम है उसको कुरियर करना है सैंपल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड पाउडर एक लैब को एनालिसिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन ही यूज़ टू पैक द सैंपल। अब सिल्वर ब्रोमाइड आपको पता है, सिल्वर ब्रोमाइड पाउडर को हमको डार्क कलर से पैक करना होता है, क्यों? क्योंकि अगर हम उसको सनलाइट के साथ रिएक्ट करने लगता है इजीली, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, थर्ड अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। तो ट्रांसपेरेंट ग्लास बोतल तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लैक पेपर पैकेट और ओपेक प्लास्टिक बॉटल, तो जिसके अंदर लाइट नहीं जा पाए तो वो या तो क्यू होगा या आर होगा। तो इसमें अगर देखो पहले ए और बी तो हो नहीं सकता, और इसमें भी अब यहाँ भी देखो ऑड और आउट कितना आसानी से आपका काम कर गया। आपको पता है जो ट्रांसपेरेंट है वो नहीं हो सकता, मतलब पी नहीं हो सकता, तो ए नहीं होगा, ठीक है। पी इसमें है ये भी नहीं होगा, और इसमें है पी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली क्यू एंड आर। नेक्स्ट है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, इसमें भी पोटेशियम मेटल्स बर्न एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम व्हेन थ्रोन इन वाटर, कि पोटेशियम मेटल को अगर वाटर में डाला जाए तो ये बर्न करने लगता है जब इसको वाटर के अंदर डालें, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है आपका सोडियम और पोटेशियम। लेकिन आपको पता है कि सबसे, तो ये तो सही है आपका। सेकंड है, द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट, ये भी सही है। अच्छा, ये फ्लेम अगर आप बहुत बार पूछते हैं किस कलर का फ्लेम होता है, तो ये आपका लाइलेक कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो दोनों सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल ब्रेक द बॉन्ड इन क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या करने से ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, फाइन पाउडर में केरोसिन के साथ मिक्स करने से, वाटर के साथ मिक्स करने से, तो इन दोनों से तो नहीं होगा। वाटर के साथ मिक्स करने से उसके ब्रेक हो जाएंगे बॉन्ड्स, या इलेक्ट्रिक करंट से। तो आप अगर हम देखें ड्राई जो क्रिस्टल है उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो सिर्फ इसका एक ही आंसर हो जाएगा। वाटर के साथ जैसे मिक्स करेंगे तो आयंस में अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। नेक्स्ट है, इन द लिस्ट गिवन बिलो द मेटल टू द राइट इज़ मोर रिएक्टिव देन अ मेटल टू इट्स लेफ्ट, कि जो राइट में मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो आपका कॉपर, टिन होता है आपका Sn, ये है आपका निकल, कोबाल्ट,
आयरन होता है आपका Fe और ये Zn। इसमें कहा गया है कि मेटल टू द राइट इज़ मोर रिएक्टिव देन ए मेटल दैट इज़ टू इट्स लेफ्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इस रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको टेबल दिया हुआ है और कलर ऑफ द मेटल सल्फेट सॉल्यूशन दिया है। कॉपर सल्फेट ब्लू, टिन सल्फेट येलो, निकल सल्फेट ग्रीन, कोबाल्ट सल्फेट पिंक, आयरन सल्फेट ग्रीन और जिंक सल्फेट कलरलेस। अब इसमें जो क्वेश्चन है, एडिंग निकल एंड आयरन मेटल टू विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विच शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन निकल, कि निकल और आयरन मेटल को इनमें से किस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन निकल। तो किस में हम रिएक्ट करेंगे बताओ। तो आयरन और निकल की रिएक्टिविटी के बीच में अगर हमको कंपेयर करना है तो हम किससे कर सकते हैं। यहाँ अगर देखो तो कौन सा है आपका, कोबाल्ट है ना, कि अगर हम कोबाल्ट सल्फेट के अंदर आयरन ऐड करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा क्योंकि कोबाल्ट से ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन। बट अगर उसमें हम निकल ऐड करेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इससे हम निकल और आयरन के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नाउ 57th नंबर क्वेश्चन है आपका, कार्बन कंपाउंड अंडरगो कंबस्शन इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विद हीट एंड लाइट। द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन किस किस में होगा। तो आपको पता है कंप्लीट कंबस्शन किस किस में होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो CH3COH ये सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, ये भी सैचुरेटेड है, बस ये अनसैचुरेटेड है। तो कंप्लीट कंबस्शन इन तीनों में होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका PQ&S। ऑप्शन देखो PQ एंड S, PQR, QRS। तो ये PQS सही ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं दिया है तो वैसे ये इसका आंसर हो जाएगा आपका PQ&S। अनसैचुरेटेड सिर्फ यही है, बाकी सारे सैचुरेटेड है। तो ऑप्शंस में नहीं दिया है, ये गलत है। नेक्स्ट है 58th क्वेश्चन, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ दिस। अब इस रिएक्शन को आपको इन दो स्टडी द इक्वेशन गिवन बिलो एंड सो दैट द रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक। अब इट इज़ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप यहाँ देखो तो क्या एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ आ गया है और क्लोरीन जो है वो यहाँ आ गया है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये तो सही है हमारा। सेकंड रेडॉक्स रिएक्शन है क्या ये। अब अगर आप देखो ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। और अगर आप HCl की बात करो तो ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन कहलाता है और HCl का हो रहा है आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसके साथ जिंक आके ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जाने से नहीं बता सकते। यहाँ हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन किसी में से निकला है या नहीं। अगर यहाँ देखो पहले भी ये Zn2+ था और अब भी यहाँ पे ये Zn2+ है। क्लोरीन जो है वो आपका यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्लोरीन माइनस में है। तो इस वजह से यहाँ पे इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है वो नहीं हुआ है यहाँ। थर्ड है नेम अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसको ये आपका क्या है, बेसिक ऑक्साइड और ये है आपका एसिड। तो इनके बीच के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 59th, अ मेटल ऑक्साइड XO इज बीइंग हीटेड विथ कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, क्या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड, मान लो कोई आपका मेटल ऑक्साइड है और वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन इस मेटल की जगह नहीं आया है। मतलब आपका जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव देन कार्बन है, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है
60th क्वेश्चन, फरीदा चेक द pH ऑफ ए बॉटल ऑफ मिल्क एट 10 AM एंड इट फाइंड्स टू बी 6। तो 6 है तो अभी आपका एसिड है। ओके, नाउ सी लीव्स द मिल्क बॉटल ऑन द टेबल एट द रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। सी चेक्स द pH ऑफ द मिल्क अगेन एट 4 PM। हाउ इज़ द pH ऑफ मिल्क एट 4 PM लाइकली टू कंपेयर द pH ऑफ द मिल्क एट 10 AM। तो आपको पता है टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है और एसिडिक कंडीशन भी है तो इसका pH और बढ़ चुका होगा, क्योंकि टेम्परेचर 30 डिग्री पे स्टार्ट में रूम टेम्परेचर पे रखने पे क्या है, कर्डलिंग शुरू हो गया होगा मिल्क में। तो इसका pH जो है पहले 6 था तो अब pH कितना हो जाएगा, लेस देन 6, बिकॉज कर्डलिंग से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगा है। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑन ओपनिंग द बॉटल ऑफ सोडा निश्चल ऑब्जर्व दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एफरवेसेंस। जैसे आप सोडा की बोतल खोलो तो बहुत सारी एफरवेसेंस आती है ना, बुलबुले निकलते हैं और सम ऑफ द सोडा वाटर्स जो है वो बाहर भी आ जाता है। राइट द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, कि कौन सा केमिकल रिएक्शंस के कारण वो जो सोडा वाटर से जो बबल है वो बाहर आते हैं और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप लोग घर में भी करते होगे। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते होगे, खोलते होगे तो देखते होगे पेप्सी बहुत ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें उसके अंदर आपको पता है कि पानी के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको प्रेशर के साथ जब मिलाया जाता है तो वो बनता है वहाँ पर H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और जब उसमें से प्रेशर रिलीज़ होता है, उसको टेम्परेचर थोड़ा मिलता है, प्रेशर जैसे ही रिलीज़ होता है तो दोबारा से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से वो एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड की निकलती है जो आप अपने घरों में भी देखते हो। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होता है और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, लाइफ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड CH2O, C2H4O, C3H6O। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिस्ट एज 2 आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स। अच्छा, 2 आइसोमर्स होने के लिए सबसे पहली बात तो कितने कार्बन होने चाहिए, तो कम से कम आपके 3 कार्बन पॉसिबल होने चाहिए, तभी आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ये दोनों के तो आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है, मिनिमम जो है इसके पॉसिबल है। तो अब C3H6O के 2 कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो अब एक ऑक्सीजन से अगर आप देखो तो कीटोन पॉसिबल हो सकता है, एल्डिहाइड पॉसिबल हो सकता है, या अल्कोहल पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अल्कोहल का अगर फार्मूला होता है तो ROH ये फार्मूला होता है, और R का फार्मूला होता है आपका, अगर 3 कार्बन है तो C3H5 और एक O और एक H, तो C3H6O। हाँ, तो ये अल्कोहल का हो सकता है ये फार्मूला। और अब देखें अगर हम इधर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसमें भी आपका 6 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो ये कीटोन का भी फार्मूला हो सकता है। तो ये 2 इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स ये है आपका। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इसका अगर आप देखो पॉसिबल है, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो कोई भी आप 2 लिख सकते हो, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, CnH2n+1, तो C3H7 होना चाहिए, तो ये वाला नहीं पॉसिबल होगा, ये और ये पॉसिबल होगा। यस, ये और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो माय मिस्टेक। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। एक है आपका एल्डिहाइड और एक है आपका कीटोन, तो ये है प्रोपेनोन और ये है आपका प्रोपेनल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया है कि उज़मा पील्ड एंड कट सम पोटैटो एंड लेफ्ट देम इन एन ओपन बॉल, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स शी ऑब्जर्व दैट कट पोटैटोज हैज़ टर्न ब्राउन। कि जैसे पोटैटो कट करके रखा उसने और वो
कुछ देर बाद ब्राउन हो गया। और राधिका ने भी सेम कुछ पोटैटो को ऐसे ही पील किया और कट किया, और उसने जो पोटैटो है उसको पानी के अंदर रखा, तो पोटैटो जो है वो ब्राउन नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में, जो रिएक्शंस है दोनों में? तो आपको पता है जो ऑक्सीजन जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट करने के कारण वो ब्राउन हो जाता है। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन एयर जो पोटैटो है वो ब्राउन हो गया, और वाटर के अंदर रखने से क्या है कि ऑक्सीजन का जो एयर के साथ कनेक्शन है वो कट गया पोटैटो के पीसेस का, और इस वजह से उसमें ब्राउनिंग नहीं हुई। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हो गया, और इस केस में ऑक्सीडेशन होने के कारण वो ब्राउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेंसिटीज गिवन है वाटर और मैग्नीशियम मेटल की एट डिफरेंट टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे मैग्नीशियम मेटल की डेंसिटी इतनी है, वाटर की इतनी है, और 100 डिग्री पे गिवन है इसका, और 650 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। अब इसमें कहा गया मैग्नीशियम फ्लोट्स इन बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन हीटिंग। इट इज़ द स्टेटमेंट अबव, इफ इज़ द स्टेटमेंट अबव ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो उसका एक रीज़न बताना है, फॉल्स है तो इसमें क्या करेक्शन होगी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मैग्नीशियम और एक और है एटम आपका कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम ये बॉइलिंग वाटर में फ्लोट करते हैं, पर क्यों करते हैं? डेंसिटी के कारण नहीं, क्योंकि ये जो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, और हाइड्रोजन गैस इनके साथ इनके सरफेस पे अटैच हो जाता है, और इस वजह से वो फ्लोट करने लगते हैं। तो ये गलत है, और इसका करेक्ट रीज़न जो है वो ये हो जाएगा, बिकॉज it releases hydrogen gas and attaches to the surface of magnesium और कैल्शियम। कैल्शियम भी होता है, ये आप एक्स्ट्रा नॉलेज इस क्वेश्चन से ले सकते हो। नेक्स्ट है, Bala was monitoring the pH of the reaction mixture of ethanoic acid and ethanol in the presence of acid. What change is likely to be observed in the pH of the mixture as the reaction proceeds? कि जो बाला है उसने pH मॉनिटर किया है इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का, जब हमने रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पीएच में क्या चेंज होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि जब भी इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड जो है वो एस्टर में कन्वर्ट होता जाएगा, तो जो इसके एसिडिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएंगी? डिक्रीज़ हो जाएंगी, और डिक्रीज़ होंगी तो पीएच क्या होगा? तो पीएच जो है वो उसमें इंक्रीज़ होगा। तो इस का क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि पीएच में क्या चेंज आएगा, तो पीएच जो है वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो इथेनॉइक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर में, और एस्टर की जो वो सॉल्ट एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो कम होती है। एस्टर एक क्या है आपका? सॉल्ट की तरफ एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है ना, और ये कब बनता है? जब इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल का हम रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, अ रेड लिटमस एंड अ ब्लू लिटमस पेपर वर एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, अ स्मॉल पीस ऑफ कैल्शियम मेटल इज नाउ एडेड टू द वाटर। व्हाट विल बी द चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस पेपर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब अगर आपको पता है कैल्शियम मेटल को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। तो हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज़ होगा, बट वो होता है आपका कब? जब हॉट वाटर, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। डिस्टिल्ड वाटर में सिंपल अगर कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? एक बेस होता है, और बेस है तो जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, और ब्लू लिटमस में नो चेंज, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुगर फ्री च्युइंग गम एज शोन बिलो हैव बेकिंग सोडा एज वन ऑफ देयर की इंग्रेडिएंट एंड आर कंसिडर्ड टू बी गुड टू कीप टीथ्स हेल्दी। तो क्यों होता है? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइकली टू बी फंक्शन ऑफ बेकिंग सोडा इन च्युइंग गम। हाँ, तो वही जो है वो बेकिंग सोडा में क्या होता है? एक बेसिक कंपाउंड है, और वो हमारे जो दांत हैं उसमें अगर कुछ एसिड बनने के कारण जो बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये, तो इस वजह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट है, स्टडी द कंपाउंड्स डिस्प्लेड बिलो
यहाँ पे ABCDEF आपके कंपाउंड्स दिए हैं। आपको बताना है आइडेंटिफाई ऑल द कंपाउंड्स दैट आर फर्स्ट मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या है आपका एल्कीन है और एल्कीन का फर्स्ट मेंबर है ये, तो ये तो होगा ही। फिर अगर ये देखो ये क्या है आपका एल्केन है, बट ये एल्केन में कौन सा है इथेन, लेकिन इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो क्या होता है मीथेन, तो ये तो नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी नहीं है क्योंकि HCH होता है, ये बिल्कुल फर्स्ट मेंबर है। ये भी एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी फर्स्ट मेंबर है, और ये भी नहीं है। अब अगर देखें तो कौन कौन से कंपाउंड्स है A, D और E। अच्छा, विच ऑफ द अबव कंपाउंड्स आर लाइकली टू अंडरगो नॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन किस किस में, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और नॉन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो आपको पता है जो एल्कीन है उसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, तो कौन कौन सा है एल्कीन, तो आपका A और F इसमें होगा आपका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच टू कंपाउंड्स विल कंबाइन टू फॉर्म एन एस्टर। तो एस्टर जो है एक आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तो E और C जो है ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा एस्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है द रिएक्शन और द रिएक्टेंट ऑफ टू रिएक्शंस आर गिवन बिलो। ये रिएक्शन दिया है, आपको केमिकल फार्मूला बताना है द कॉमन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टू रिएक्शंस। तो चाहे कैल्शियम को इसके साथ करोगे तो भी बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को इसके साथ करोगे तो भी बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कॉमन फार्मूला है। तो केमिकल फार्मूला क्या है कॉमन प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है फर्स्ट और सेकेंड में। तो अगर आप देखो तो अगर आप यहाँ देखो इसको बैलेंस रिएक्शन देखोगे तो इस केस में ये हो जाता है, और यहाँ पे तो ये एक हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कंटिन्यूसली बबल्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। डिस्क्राइब हाउ द अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज। तो अगर हम स्लेक्ड लाइम क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाएंगे तो आपको पता है क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमने पहले भी किया हुआ है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो अपीयरेंस कैसे चेंज होगा, सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन टू एक्सप्लेन द चेंज डिस्क्राइब्ड इन द पार्ट ए। ऑल्सो मेंशन द स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर ईच रिएक्शन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एक्सेस सप्लाई हम देंगे, पहले तो वो कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और जब एक्सेस सप्लाई देंगे तब वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो रिएक्शंस अगर देखो तो पहला तो है आपका कि जब आप CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फर्स्ट ट्रीट कराओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर इसमें से वाटर निकल जाएगा। और जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम CO2 से फिर ये रिएक्ट करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O से जब दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। तो ये रिएक्शन हो जाता है, इसको आप बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट है The list given here is known as the electrochemical series of metal: copper, tin, nickel, cobalt, iron, zinc. अब a metal, the table gives the color of a few metal sulfate. इसमें कहा गया है to show that iron is more reactive than nickel, Smida adds nickel metal and iron metal to the copper sulfate solution in a separate test tube. अब अगर आप कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर आप निकल और आयरन मेटल मिलाओगे, अब अगर यहाँ देखो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो आपको यहाँ गिवन है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ यहाँ पर आपकी गिवन है, और जो राइट है वो मोर रिएक्टिव देन है लेफ़्ट, तो ये रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करते में है। तो अगर आप निकल और आयरन दोनों मिलाओगे कॉपर में तो दोनों की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज़्यादा है, तो दोनों रिएक्ट करेंगे। तो क्या इससे
हाउ विल हर टेस्ट शो विच इज़ मोर रिएक्टिव, तो क्योंकि दोनों रिएक्ट कर लेगा तो वो हमको ये शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, और दोनों केस में जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा तो इसका टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाएगा, क्योंकि बोथ और निकल एंड आयरन आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और दोनों में जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू से चेंज हो जाएगा, और इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि निकल सल्फेट जो है वो भी आपका ग्रीन कलर का है और आयरन सल्फेट है वो भी आपका ग्रीन कलर का है। अगर यहाँ पर कलर अलग अलग होता तो ये रिएक्शन शो कर पाता, बट यहाँ पे कलर भी जो है वो सेम है, ये भी आपको यहाँ देखना है। अगर यही निकल और कोबाल्ट होता तो हम शो कर पाते, क्योंकि कोबाल्ट सल्फेट पिंक शो करता, निकल सल्फेट ग्रीन शो करता, लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों ग्रीन ही शो करते हैं इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन जो है उससे सेपरेट नहीं कर किया जा सकता कि कौन सा निकल सल्फेट है और कौन सा आयरन सल्फेट है। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड का, जो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो क्या है क्वेश्चन? टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, टू फ्रेंड्स कैरिड आउट द फॉलोइंग टेस्ट। शार्दुल रिएक्टेड द मेटल विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस देंगे, तो उससे तो नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा मैग्नीशियम है और कौन सा एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है अश्विन रिएक्टेड द मेटल्स विथ बॉइलिंग वाटर, तो इससे पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है जब वो रिएक्ट करता है तो क्या बॉइलिंग वाटर के साथ, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और ये फ्लोट करने लगता है। तो और एल्यूमिनियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, बस वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो सेकंड मतलब अश्विन जो है उसके टेस्ट से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों मेटल्स कौन है और उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से देख लो, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आपके 100% आएंगे, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है, पेपर का 50% पार्ट जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप ज़रूर बताओ, और इसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखना चाहते हो, फिजिक्स या बायो, लाएंगे हम तीनों, बट पहले आप किसका देखना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिर हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, and do like, subscribe, share Science JV.